हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तभी जा कर के हम लोग आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में समझ पाएंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होती है इसकी चर्चा हम इसके बाद वाले क्लास में करेंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर की क्या भूमिका है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इन दोनों का सहयोग पूरा मिला है और इसके बिना हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख पा रहे हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं चाहे वो ऑब्जेक्ट बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो। तो बड़े से बड़े कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते हैं कार है, बस है या कोई आदमी है, और छोटे से छोटे का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स के साइज में हो। तो इस तरह से यानी अगर छोटा है तो उसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं, और जो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना है और नहीं तो फिर इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज देख रहे हैं कि ड्यूअल बिहेवियर के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में दो तरह के नेचर होते हैं या कह सकते हैं दो तरह के व्यवहार होते हैं। तो इस चीज़ को साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली ने 1924 ईस्वी में एक अपना कंसेप्ट दिया, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अनुसार मैटर शुड एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल लाइक और वेव लाइक दोनों तरह के प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल लाइक हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल तो है ही, और उसके साथ साथ जब वो पार्टिकल मूव करता है यानी जब वो मोशन में होता है तो वो अपने पीछे एक वेव बनाता है। और हम लोग वेव पिछले क्लास में भी हम डिस्कस किए होंगे और आप लोग इससे पहले 11th 12th में भी पढ़े होंगे कि वेव का जो आप लोग साइन देखते हैं कुछ इस तरह से होता है। यानी अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका वेव कुछ इस तरह से आपका दिखेगा, और ये वेव जो है सो आपको बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, और हर एक ऑब्जेक्ट का वेव बनता है और उसके साथ साथ हर एक ऑब्जेक्ट के वेव का वेव लेंथ भी होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो या फिर वो छोटा हो। और इस वेव लेंथ को आसानी से मेजर भी किया जा सकता है। और फ्रेंड्स मैंने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया हूँ। तो आप इसे समझने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स है स्पेसिफिकली ही प्रपोज्ड दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कैन बी एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एंड मोमेंटम। फ्रेंड्स साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी और मोमेंटम के बारे में भी बताया था, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी होते हैं, तो जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की। तो अब किस तरह का एनर्जी है और उसमें मोमेंटम कैसा होगा वो हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हर एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी और मोमेंटम दोनों होते हैं। यानी मोमेंटम कहने का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन होना चाहिए, यानी उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी होना चाहिए, तभी वो मोमेंटम गेन करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ही कुड सिंपली एक्सप्लेन द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। आप लोग को मैंने बोर्स मॉडल के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो कुछ कंसेप्ट को बोर्स साइंटिस्ट ने क्लियर नहीं कर पाया था, जिसके वजह से डी ब्रोगली ने फिर उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और उस
क्वांटाइजेशन कंडीशन को आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया, यानी कह सकते हैं कि बोर्स क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद फ्रेंड्स डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने ये भी एक कंसेप्ट दिया, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो आपका मोमेंटम घटेगा और अगर वेवलेंथ घटता है तो मोमेंटम बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे मोमेंटम यानी P इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी के बढ़ने से आपका जो है मोमेंटम बढ़ जाएगा और जब मोमेंटम बढ़ेगा तो आपका वेवलेंथ, किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ घटेगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, दैट मीन्स लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में कुछ इस तरह से रिलेशन डेवलप किया। फ्रेंड्स चूँकि ये वेव्स मैटर के होते हैं या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे मैटर वेव भी बोलते हैं। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने इस वेव को मैटर वेव कहा, इसलिए इस साइंटिस्ट के नाम से ही डी ब्रोगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स भी हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक बार फिर से कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की लेमडा इज इक्वल टू h/p और p इज इक्वल टू h/λ। तो ये एक रिलेशन है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर हम वेवलेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं पहले से कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है, यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में अगर हम m से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस तरह से हम लोग के सामने इक्वेशन आता है, यानी p²/2m, यानी इसको हम फिर से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू p²/2m, या फिर उसी तरह से p² इज इक्वल टू 2me या p इज इक्वल टू √2me। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि मोमेंटम के टर्म में भी एक फार्मूला यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं तो लेमडा इज इक्वल टू h/p होता है, और अगर फ्रेंड्स डी ब्रोगली वेवलेंथ को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू h/√2me होता है, और आप लोग फार्मूला के हिसाब से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन भी आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपना फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स डी ब्रोगली इक्वेशन, यानी साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने अपना एक इक्वेशन दिया, तो जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन थ्योरी के बेसिस पर इन्होंने अपना एक इक्वेशन को ड्राइव किया, और ये डेरिवेशन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल के वेवलेंथ के मैग्नीट्यूड और उसके मास और उसके वेलोसिटी, इस तीनों में एक रिलेशन इन्होंने ड्राइव किया फ्रॉम अकॉर्डिंग टू प्लांक्स फोटोन एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू। उसके बाद फ्रेंड्स बाय आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन द एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc²। फ्रेंड्स जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से रिलेशन होता है, mc² इज इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू hc/λ। फ्रेंड्स चूँकि हम लोग जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है, इसको हम फिर से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को mc इज इक्वल टू h/λ, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h/mc इज इक्वल टू h/p। उसी को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/p। और फ्रेंड्स ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं, यानी ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, ये सभी पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी हम चाहे वो बड़े से बड़े पार्टिकल हो या फिर छोटे से छोटे पार्टिकल हो, सभी के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बताया कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है, तो जैसे ही हम यहाँ पर इन्वर्सली साइन को हटाएंगे तो ये एक कांस्टेंट के साथ आएगा जो कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p होगा। फ्रेंड्स डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी दिए, लेकिन ये सिग्निफिकेंस केवल
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड था, या कह सकते हैं वो सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में इन्होंने दिया। लेकिन हमेशा हम लोग के जीवन में यानी प्रतिदिन हम लोग के लाइफ में बड़े से बड़े पार्टिकल की ही बात होती है, तो इसके लिए कोई भी सिग्निफिकेंस इन्होंने नहीं दिया, या हम कह सकते हैं कि जो भी सिग्निफिकेंस आया वो सभी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ही आया। इसे आप लोग यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स। डी ब्रोगली हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ सिंस इन आवर एवरीडे लाइफ वी हैव अक्रॉस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बट wave aspect is of significance only with very small particles like electrons। फ्रेंड्स, चूँकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के शेप को हम लोग सर्कुलर शेप में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से वेव का डायरेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज कभी नहीं कीजिएगा। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के 3 डायमेंशनल पोजीशन को दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जब हम दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से उसका इमेज को दिखाना पड़ता है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को देखा नहीं जा सकता है और ना आज तक साइंटिस्ट उसके पोजीशन के बारे में इन्होंने इन्वेंशन किया है, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि उसका जो पोजीशन है कुछ इस तरह से होगा, जो कि वेव के रूप में आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, चूँकि हम लोग जानते हैं कि बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का जो वेव होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका भी वेव बनता है, लेकिन उसका वेव इतना छोटा होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ये ब्लर इमेज जो दिखाया गया है, ये फुटबॉल के मोशन का ब्लर इमेज है और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो ये इसके वेव को दिखाया गया है, यानी आप इसे किसी भी स्पोर्ट्स चैनल में जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, यानी इस तरह से क्लियर दिख रहा है कि इसका मोशन जो है वो किधर से किधर हो रहा है। उसी तरह से फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये एक बॉल है और उस बॉल का जितना भी पीछे है ये ब्लर इमेज है, यानी हम कह सकते हैं कि जब बॉल मोशन में होता है तो उसका ब्लर इमेज जो है उसके मोशन को दिखाता है, यानी उसके वेव को दिखाता है। तो यहाँ से आप लोग फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ये टेनिस बॉल है, तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड, यहाँ पर एक प्लेयर है जो शूज है और उसके शूज के ब्लर इमेज को आप लोग देख सकते हैं, यानी इसके शूज के मोशन का जो यहाँ पर वेव के रूप में इसे दिखाया गया है, यानी ये ब्लर इमेज ये शो करता है कि इस शूज का वेव कुछ इस तरह से है। और फ्रेंड्स, हम लोग इंसान का भी वेव निकाल सकते हैं। अगर हम भागते हुए इंसान का अगर हम फोटो को क्लिक करते हैं, इसका इमेज कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी ये जो ब्लर इमेज है इस भागते हुए इंसान के वेव को दिखाता है। और ये वेव चूँकि बहुत ही स्मॉल होता है तो ये आसानी से दिखता नहीं है, लेकिन ये आपको मोबाइल में ब्लर इमेज के रूप में दिख जाएगा। तो इसे आप जनरली स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप भागते हुए किसी भी लड़का का फ़ोटो अगर खींचते हैं या किसी भी इंसान का तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसे आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी ब्लर इमेज जो है दिख रहा है, कुछ इसी तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अपना सहयोग कुछ इस तरह से किया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबल लोकेशन के बारे में बताया कि मतलब कुछ ऐसा रीजन है नाभिक के चारों तरफ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना है। और हाइजेनबर्ग ने भी इलेक्ट्रॉन्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया और इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अपना सहयोग दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, दोनों साइंटिस्ट के सहयोग से इरविन सोलिंजर ने क्वांटम मैकेनिकल ऑफ मॉडल को विकसित किया और आगे सोलिंजर वेव इक्वेशन के टर्म में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स, आगे के क्लास में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की चर्चा करेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।